Okay. Now, speed of transverse wave. When I talked about speed of transverse wave, the first point that I discussed yesterday was I said that the speed of a transverse wave depends on the restoring force of a medium. It depends on restoring force of the medium. इस पॉइंट में किसी को कोई डाउट है? No. ये पॉइंट में किसी को कोई डाउट है? No. You are clear? Yes. What is restoring force? Restoring force का मतलब है वो ताकत जिससे वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे या ओरिजिनल साइज और शेप में आ जाएगा वंस डिफॉर्मिंग फोर्स, जो भी फोर्स उस पे लग रहा है वो रिमूव हुआ तो, या वंस जो भी वेव उसमें अराइव हुआ है वो आगे बढ़ा तो अगेन इट विल कम टू इट्स इनिशियल पोजीशन, एंड वो काम करने में आपको रिस्टोरिंग फोर्स हेल्प करता है. सेकेंड वी स्टडीड that the wave on a string, the wave on a string is a transverse wave. Is a transverse wave. किसी को इसमें कोई डाउट है ये पॉइंट में? No. क्लियर. थर्ड हमने पढ़ा कि ऑफ कोर्स इन द केस ऑफ अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के केस में जो ये रेस्टोरिंग फोर्स है उसका काम जो है वो टेंशन करता है. वी कॉल दैट फोर्स इनसाइड द स्ट्रिंग एज अ टेंशन. किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है? No. Fourth point we studied that the speed also depends on linear mass density. Linear mass density, that is mass in a unit length. Linear mass density को आप define कैसे करते हो? It is represented by small m is equals to capital M mass in a unit length. सिंपल सा फंडा है कि एक यूनिफॉर्म वायर है. यूनिफॉर्म मतलब जिसका साइज एंड शेप टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, एक परफेक्ट वायर है. हम लोग अभी अपना थोड़ा सिंप्लिसिटी लेते हैं. एक परफेक्ट वायर है और मुझे पता है कि उस पूरे वायर का जो मास है, लेट्स से पूरे वायर का मास इज 10 kg, और वो जो वायर है, वो जो स्ट्रिंग है, उसका जो साइज है, द साइज ऑफ द स्ट्रिंग इज 1 kg. Sorry, it is also size of the string is let's say 10 meters, और यूनिफॉर्म वायर है, इट्स यूनिफॉर्म. कहीं पर मास कम, कहीं पर मास ज्यादा, ऐसा कोई कंडीशन अभी नहीं लिया है मैंने. सिंप्लिसिटी से जाते हैं आगे जरा. सो ऑफ कोर्स अगर 10 मीटर वायर का 10 kg मास है तो 1 मीटर का कितना होगा? 1 kg. 1 kg. What you did simply, आपने क्या किया? 10 kg divided by 10 मीटर, so you'll get 1 kg per meter. मतलब 1 kg है 1 मीटर के अंदर. so जब आप यूनिट लेंथ के टर्म में जब आप डेंसिटी निकालते हो कि एक यूनिट लेंथ में कितना मास है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज लीनियर मास डेंसिटी. सो टोटल मास डिवाइडेड बाय द टोटल लेंथ से आपको पता चल जाएगा कि एक यूनिट लेंथ में कितना मास कंट्रीब्यूट हो रहा है. दैट गिव्स यू द लीनियर मास डेंसिटी. यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? No. आगे बढ़ो. Yes. Directly they have given the formula for you that the velocity of a transverse wave is given by v is equals to under root of t by m, where this t, ये कैसा है? ये इसका प्रूफ नहीं है आपको. they have not given proof to you. t is equals to tension of a string and this small m. ये याद रखना कि ये small m सिर्फ मास नहीं है. this small m is what? Linear mass density, that is mass per unit length. So speed of a transverse wave v is equals to under root of t by m, where t is the tension and m is the linear mass density of a wave, of a transverse wave. अब एक और बात जरा समझो, जो ट्रांसवर्स वेव होते हैं उनके अंदर as you can see the formula for velocity, अब फॉर्मूला देख सकते हो. velocity is under root of t by m. यहाँ पर आपको ना कहीं फ्रीक्वेंसी दिख रही है ना कहीं आपको लैम्बडा दिख रहा है. इट सिंपली एक्सप्लेन्स कि ट्रांसवर्स वेव के जो स्पीड होती है, ट्रांसवर्स वेव की जो स्पीड होती है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन
it does not depend on frequency and wavelength. आपके ट्रांसवर्स वेव की स्पीड, मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव की स्पीड जो है वो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करती. पहला, वो मीडियम के रिस्टोरिंग फोर्स पे डिपेंड करती है. दूसरा, वो टेंशन इन द स्ट्रिंग पे डिपेंड करती है. तीसरा, वो लीनियर मास डेंसिटी पे डिपेंड करती है. वो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करती. मतलब V इज इक्वल्स टू n लैम्बडा वाला जो कंडीशन हमने पढ़ा था वो इस ट्रांसवर्स वेव के लिए नहीं है. इट इज नॉट फॉर दिस ट्रांसवर्स वेव. ओके, सो V इज इक्वल्स टू n लैम्बडा आप साउंड के टर्म्स में यूज करोगे, आप लाइट के टर्म्स में भी यूज करोगे, बट नॉट इन दिस ट्रांसवर्स वेव मैकेनिकल ट्रांसवर्स कंडीशन में आप यूज नहीं करोगे. सो फॉर सच ट्रांसवर्स वेव जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है मूव होने के लिए, ऐसे ट्रांसवर्स वेव जैसे पानी के सरफेस का ट्रांसवर्स वेव हो गया, स्ट्रिंग का ट्रांसवर्स वेव हो गया, उनकी स्पीड फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करती. उनकी स्पीड टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड लीनियर मास डेंसिटी एज वेल एज रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ द मीडियम, इन तीन चीजों पर डिपेंड करती है. फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करती है. होप यू आर क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? I am not talking about electromagnetic transverse wave. I am not talking about I am not talking about electromagnetic transverse wave because मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि electromagnetic का behavior is quite different, is totally different. So I am talking about mechanical transverse wave जिनको medium की requirement होती है चलने के लिए, especially solid medium की requirement होती है चलने के लिए. कुछ समझ रहा है what I said? Are you clear? Yes. ये सारे 6 के 6 पॉइंट्स आपको क्लियर है? Should I move ahead? आगे Yes. बढ़ूं? Yes. This was all about speed of a transverse wave. आपको इतना ही है. Let's move ahead with the Newton's formulation. Newton predicted or Newton proved the formula for velocity of a sound. So Newton formula for velocity of sound. अब ट्रांसवर्स स्पीड के बारे में तो ये सारी चीजें डिस्कस हो गई. न्यूटन वाज द वन हु स्टार्टेड स्टडीइंग ऑन वेलोसिटी ऑफ अ साउंड. ओके, नाउ व्हेन न्यूटन स्टडीड द वेलोसिटी ऑफ अ साउंड, he gave the formula for velocity of a sound or velocity of a longitudinal wave as v is equals to under root of e by rho. इसी से कुछ कंपेयर करके न्यूटन ने ऐसा कुछ फॉर्मूला बनाकर दिया, v is equals to under root of e by rho, where e is called as elasticity, e is called as elasticity of medium and rho is called as density of a medium. न्यूटन ने साउंड के लिए ये वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव किया. आपको डेरिवेशन नहीं है. उसने बोला कि E जो है वो इलास्टिसिटी, मीडियम की इलास्टिसिटी है, और ये जो रो है ये वाला पार्ट ये मीडियम की डेंसिटी है. उसी से कंपेयर करते हुए उसने ये फॉर्मूला डिराइव किया. नाउ आफ्टर डिराइविंग व्हाट ही सेड कि स्पीड ऑफ साउंड, दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट, दैट he formulated the formula as v is equals to under root of e by rho, where e is equals to e is called as the elasticity of the medium and rho is called as density of the medium. ऊपर हमारा जो ट्रांसवर्स के लिए फॉर्मूला आया था for a string, it was t by m. So यहाँ पर t was the tension in the string and m is the linear mass density. न्यूटन ने फॉर्मूला निकाला v is equals to e by rho, where e is called as elasticity of a medium and rho is called as density of a medium. Now second, what Newton said about the velocity of a sound, he said that the velocity of sound, ये आप अपना एक्सपीरियंस भी कर सकते हो, the velocity of sound is fastest in solid, then it is in liquid, and then last one is gas. सबसे fastest solid में होता है उसका speed, then liquid में होता है, and then last में gas में होता है.
आप कभी ट्राई करके देखना, अगर आपने फोन अगर टेबल पे रखा है और आपने कान कहीं पर उस टेबल पे आप थोड़ा सा दूर पे आप अपने कान को लगाओ, फोन को बजाओ, आपको काफी फास्ट वो गाना सुनाई देगा और काफी हाई एम्पलीट्यूड में सुनाई देगा. ओके, मिस सो स्पीड ट्रांसफर ऑफ वेव तो साउंड लिक्विड और इज गैस में नहीं जाते हैं. वेलोसिटी ऑफ साउंड. It is not a transverse wave. Sound is a transverse wave. Sound is a longitudinal wave. Yes. Transverse wave का discussion हो गया. Now we are talking about longitudinal wave. Yes. Longitudinal wave जहाँ medium है वहाँ pass हो सकता है. Okay. So velocity of sound is faster in solid, then it is in liquid, and then it is in gas. Okay. These are MCQ points. हाँ. ये सारी चीजें MCQ में आती है. Keep it in mind. So this is what the second statement he said. Now, when Newton formulated this formula, जब न्यूटन ने ये फॉर्मूला फॉर्मुलेट किया, न्यूटन ने कुछ एजम्पशंस किए थे और वो एजम्पशंस के हेल्प से उसने ये फॉर्मूला फॉर्मुलेट किया. पर आगे जाके आपको पता चलेगा कि न्यूटन के जो एजम्पशंस थे वो कहीं ना कहीं रॉन्ग प्रूव हुए और ये फॉर्मूला जो है वो आपको स्पीड ऑफ साउंड प्रॉपर्ली नहीं दे पाया. सो व्हाट वर द एजम्पशंस डन बाय द न्यूटन, वो जरा समझते हैं. न्यूटन ने क्या बोला कि जब भी आपका जो साउंड है, जब भी आप कुछ बोलते हो तो आपका जो साउंड है वो साउंड आपके मीडियम के, आपको भी फिलहाल ये बात उसकी बहुत सही लगेगी सुन के, हालांकि न्यूटन ने कहा कि व्हेन अ साउंड और व्हेन अ लॉन्जिट्यूडिनल वेव पासेस थ्रू अ मीडियम, जब वो किसी मीडियम से पास होता है वो उसके टेम्परेचर को अफेक्ट नहीं करता. इट डज नॉट अफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम. वो उस मीडियम के टेम्परेचर को अफेक्ट नहीं करता. मीन्स व्हेन अ longitudinal wave or when a sound wave passes through medium, it does not affect temperature of a medium or it does not change temperature of a medium. ये इसका assumption था. और उसने बोला कि टेम्परेचर से जब भी ये साउंड पास हो रहा है तो सिंस देयर इज नो चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम, तो मेरे साउंड की स्पीड को टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता. ऐसा उसका एक्सप्लेनेशन था. मींस ये जो प्रोसेस है साउंड का आगे जाने का, ये जो प्रोसेस है साउंड के प्रोपगेट होने का, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है. आइसोथर्मल का मतलब होता है जिसके अंदर टेम्परेचर चेंज नहीं होता. ऐसे प्रोसेसेस को हम आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं. द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर इज कांस्टेंट, द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर इज कांस्टेंट, such processes are called isothermal process. So Newton assumed that when a sound passes through a particular medium, it does not affect the temperature of that medium, and उसको temperature से कोई, since it does not change the temperature, so temperature में कोई changes नहीं आता और temperature is not responsible for the speed of a sound. So temperature का कोई effect नहीं होता, temperature बिल्कुल change नहीं होता, so it is an isothermal process. ऐसा न्यूटन का assumption था. After considering the such assumption, जब ऐसा assumption उसने consider किया, so what he found that he tried to find out the speed of a sound in air. उसने speed of a sound in air अपने formula के help से उसने speed of sound को find out करने की कोशिश की in air. Okay, he tried to find the speed of sound in air, and what he got is he said that when the sound passes through a medium, since there is an isothermal change का मतलब होता है कि there is no change in the temperature. अगर isothermal change है, okay, so ये जो elasticity है, that is E, ये जो elasticity है ये पूरी तरीके से मीडियम के प्रेशर पे डिपेंड करती है. This elasticity of air, ये जो आपके एयर मॉलिक्यूल्स की इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द प्रेशर ऑफ द एयर. मतलब जितना प्रेशर होगा एयर के ऊपर फोर्स लगने की वजह से उतनी ही इलास्टिसिटी होगी. दिस इज हाउ डिफाइंड.
So he said that कि जो elasticity हमने जो E define किया है, that elasticity he defined something as the volume elasticity of an air means उस particular volume, उस particular air के volume की जो elasticity है, the volume elasticity of air under isothermal condition और isothermal change, और उसको उसने नाम दिया is called as, उसको उसने नाम दिया isothermal bulk modulus. isothermal bulk modulus. उसने कहा कि जब भी आपका कोई एक मीडियम है, जब उसके अंदर आइसोथर्मल चेंज होता है, तो उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में जिसमें आप बात कर रहे हो, जहां पर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उस वॉल्यूम की इलास्टिसिटी को हम आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस बोलेंगे. मींस ये वो इलास्टिसिटी है जिसके अंदर देयर इज नो चेंज इन द टेम्परेचर. एंड व्हाट इज सेड कि ये पूरी इलास्टिसिटी, अगर आप इसको टेम्परेचर से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, सो दिस इलास्टिसिटी, ये जो भी इसकी वैल्यू होगी, दैट विल बी इक्वल टू द प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम. जितना उस मीडियम पे प्रेशर होगा उस फोर्स के स्ट्राइक करने की वजह से, उतनी ही उसकी इलास्टिसिटी होगी. दिस इज हाउ यू डिफाइन एट कांस्टेंट टेम्परेचर. एक बार समझाओ ना, फिर से एक बार समझाती हूँ, वापस वेट करो. या श्योर, आई विल एक्सप्लेन यू दैट. सो अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग कि न्यूटन का क्या assumption था. न्यूटन ने बोला, व्हाट न्यूटन सेड, न्यूटन assumed something. पहले मैंने आपको बताया कि न्यूटन ने सबसे पहले वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव किया, which was v is equals to under root of e by rho, where e was the elasticity and this this rho is called as density of that medium. Okay, हमने सबसे पहले क्या देखा कि न्यूटन ने एक फॉर्मूला फॉर्मुलेट किया, and that formula was v is equals to under root of e by rho, where e is called as elasticity of that medium. इस इलास्टिसिटी को उसने एक स्पेशल नाम दिया. उसने क्या नाम दिया उस इलास्टिसिटी, इस इलास्टिसिटी का जो स्पेशल नाम उसने दिया, he said that this elasticity in particular volume will be called as isothermal bulk modulus. इसका जो नाम है वो नाम है isothermal bulk modulus. ऐसा उसने उस इलास्टिसिटी को नाम दिया. अब ये बल्क मॉड्यूलस क्या है? तो थर्मल मतलब मैंने आपको समझाया कि दिस नो चेंज इन टेम्परेचर. बल्क मॉड्यूलस क्या है ये चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे. वी विल स्टडी अबाउट बल्क मॉड्यूलस इन चैप्टर नंबर 6. सो फिलहाल के लिए आप सिर्फ समझो कि दिस E डिफाइंस इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम. हमने ना इलास्टिसिटी मतलब क्या है? इलास्टिसिटी दैट प्रॉपर्टी जिसके हेल्प से भी मीडियम अपनी इनिशियल पोजीशन पे आता है फोर्स के एक बार निकलने के बाद. सो ये जो प्रॉपर्टी है, दिस इलास्टिसिटी ऑफ अ मीडियम, उसने उसको नाम दिया इलास्टिसिटी आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस. आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस क्यों नाम दिया? व्हाई ही सेड इट इज आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस? बिकॉज he considered that कि जब भी साउंड किसी मीडियम से पास होता है, whenever the sound passes from a medium, that particular condition जो भी उसके अंदर changes आता है. Here, can you hear me everyone? Yes. Can you hear me everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So what he said he formulated this formula v is equals to under root of e by rho. He said that this E is the elasticity of a medium, और उसने इसको इस elasticity को उसने नाम दिया आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस. क्यों उसने आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस ऐसा नाम दिया? बिकॉज ही सेड कि ये जो भी प्रोसेस हो रहा है साउंड के पास होने का, ये प्रोसेस हमारे मीडियम के टेम्परेचर को चेंज नहीं करता. इट डज नॉट चेंज द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम. और जिस भी प्रोसेस में टेम्परेचर चेंजेस नहीं होता, ऐसे प्रोसेसेस को हम आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं. तो उसने बोला कि ये जो मीडियम का ये जो इलास्टिसिटी है, ये आइसोथर्मल इलास्टिसिटी है. आइसोथर्मल इलास्टिसिटी है मतलब इस पूरे प्रोसेस को टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता. टेम्परेचर ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. ओके, सो दैट इज व्हाट ही अज्यूम्ड एंड ही सेड दैट कि इस इलास्टिसिटी को हम नाम देंगे आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस. अब ये बल्क मॉड्यूलस ये टर्म क्या है, इसके बारे में मैं चैप्टर नंबर 6 में सिखाऊंगी. अभी फिलहाल हम बल्क मॉड्यूलस से रिलेटेड कुछ बात नहीं करेंगे. सिर्फ इतना समझ जाओ कि आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस का मतलब इतना है कि इलास्टिसिटी ऑफ अ वॉल्यूम, जब वॉल्यूम के इलास्टिसिटी के बारे में आपको पता है कि अभी मैंने आपको बताया कि लीनियर कंडीशन हो सकता है, एरियल मींस एरिया हो सकता है, वॉल्यूम मींस ओवरऑल लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों हो सकता है. तो जब वॉल्यूम से रिलेटेड हम बात करते हैं तो इन फिजिक्स वी टॉक इन द टर्म्स ऑफ बल्क. ओके, सो he said that it is isothermal bulk modulus, means this elasticity of a volume is in an isothermal condition,
means it is not affecting the temperature. The temperature is constant in this process. Now when he gave this formula, V is equals to under root of E by rho, he said E is isothermal bulk modulus. Afterwards what he said कि ये जो साउंड वेव के ये प्रोपगेट होने का जो प्रोसेस है ये टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं करता एंड टेम्परेचर ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर का कोई नाता नहीं है यहाँ पे. दिस इज व्हाट ही सेड. आफ्टरवर्ड व्हाट ही सेड कि ये जो पूरी इलास्टिसिटी है किसी भी मीडियम की वो पूरी तरीके से प्रेशर पे डिपेंड करती है. इट डिपेंड्स ऑन प्रेशर. अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कितना प्रेशर अप्लाई हो रहा है उस मीडियम के ऊपर, उस पर जैसे ही मैंने कुछ बोला तो मेरा फोर्स जाकर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर अप्लाई करेगा. और किसी भी मीडियम की इलास्टिसिटी, उसने बोला कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर में चेंजेस नहीं आ रहा है, तो वो पूरी तरीके से जो प्रेशर उन पार्टिकल्स पर लग रहा है उस पर डिपेंड करती है. दिस इज व्हाट ही सेड. नाउ व्हेन ही मूव्ड अहेड, और जब उसने वेलोसिटी फाइंड आउट करने की कोशिश की एयर की, व्हाट ही फाउंड, velocity of sound in air जब उसने फाइंड आउट करने का कोशिश किया, as I said, he replaced E by P, that is E by pressure, and this is density. एयर का जो प्रेशर होता है वो मर्क्यूरी के हेल्प से निकाला जाता है. एयर का प्रेशर इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ अ मर्क्यूरी. ओके, सो द प्रेशर ऑफ द एयर इज गिवन बाय H D G, where H is the height of the mercury from the atmospheric level, D is the density and G is the gravity. अगर आप इसका वैल्यू डालो, H का वैल्यू इज 0.76, D का वैल्यू इज 13600 and of course G का वैल्यू इज 9.8. This is the value. H is the height of the mercury from the atmospheric level, D is the density and G is the gravity. इस तरीके से हेल्प से विद द हेल्प ऑफ अ मर्क्यूरी, आप मर्क्यूरी का हेल्प लेकर आप प्रेशर, एयर का प्रेशर क्या है एटमॉस्फेरिक लेवल पे, आप वो फाइंड आउट कर सकते हो. सो प्रेशर ऑफ द एयर इज कैलकुलेटेड लाइक दिस. नहीं है आपको डेरिवेशन, दे हैव नॉट गिवन एनी डेरिवेशन टू यू. फिलहाल आपको कोई डेरिवेशन नहीं है. कांस्टेंट्स है क्या? यस, एच डी जी. हाँ, एटमॉस्फेरिक लेवल पे ये तीनों कांस्टेंट है. वी आर कैलकुलेटिंग एट एन एटमॉस्फेरिक नॉर्मल लेवल. नॉर्मल लेवल पे ये तीनों कांस्टेंट है. ओके, नाउ जब हमने इसको कैलकुलेट किया एंड व्हेन वी सब्स्टिट्यूटेड इनसाइड द फॉर्मूला प्रेशर ऑफ द एयर एट एन एटमॉस्फेरिक लेवल, डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर जो भी वॉल्यूम की आप निकाल रहे हो, जिस एयर की आप डेंसिटी निकाल रहे हो, उस एयर की उन्होंने डेंसिटी निकाली. दिस डेंसिटी इज डेंसिटी ऑफ अ मर्क्यूरी. हाँ, कीप इट इन माइंड. दिस इज डेंसिटी ऑफ एन हाइट ऑफ एन मर्क्यूरी इन द एटमॉस्फेरिक लेवल. दिस इज डेंसिटी ऑफ अ मर्क्यूरी एंड दिस इज ग्रेविटी. आप मर्क्यूरी को उस पर्टिकुलर हाइट पे ले जाकर यू कैन कैलकुलेट की प्रेशर कितना है एयर में. सो व्हाट ही कैलकुलेटेड, जब उसने ये प्रेशर को सब्स्टिट्यूट किया, व्हाट ही फाउंड 0.76 13600 into 9.8, एंड जिस डेंसिटी, जिस एयर की डेंसिटी का उसने निकाला, दैट एयर का डेंसिटी ही टुक एज, उस वक्त जो एयर की डेंसिटी थी वहां पे एट नॉर्मल टेम्परेचर, इट वाज 1.293. जब उसने ये दोनों कैलकुलेट किया, व्हाट ही फाउंड की वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर क्या आया उसको, इट वाज 279.9 मीटर पर सेकेंड. ये चीज मिली उसको कि जब उसने मर्क्यूरी के हेल्प से अब उस पर्टिकुलर एरिया का प्रेशर निकाला और उस एयर की डेंसिटी के हेल्प से, प्रेशर और डेंसिटी के हेल्प से जब उसने ये कैलकुलेट किया स्पीड, व्हाट ही फाउंड की वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर ही फाउंड एज 279.9 मीटर पर सेकेंड. बट जो एक्चुअल स्पीड ऑफ साउंड होती है वो किसी को पता है कितनी होती है? व्हाट इज स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस? 5000. नहीं, स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस मींस 273 केल्विन कितनी होती है? दिस एक्सपेरिमेंट ही डन एट 0 डिग्री सेल्सियस. ही डिड एट 0 डिग्री सेल्सियस. स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस 331. इट इज 332 to 331 मीटर पर सेकेंड. जो उसको मिला इट वाज 279.9 मीटर पर सेकेंड. एंड व्हाट इज द रियल वन जो एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया गया, इट वाज 332 मीटर पर सेकेंड. सी, फिजिक्स में एरर अलाउड है. फिजिक्स में जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको 5% एरर आएगा तो वो बोलते हैं कि ठीक है लीव इट. 5 से 10% एरर आया तो भी वो लोग थोड़ा बहुत कंसिडर करके लेते हैं. बट जब ये दोनों एरर को मेजर किया गया, द एरर वाज अप्रोक्सीमेटली 16%. 16% का एरर आ रहा था आपके कैलकुलेटेड वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बीच में. सो फिर ये कंसिडर किया गया कि दिस एरर इज
the value of error is very high, means न्यूटन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है while calculating the velocity of sound in the air, and that is why कि इसी वजह से उसकी थियोरी को डिस्कार्ड किया गया एंड लोगों ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया. ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग ऑल द थिंग्स, प्लीज ध्यान से सुनो. न्यूटन फॉर्मुलेटेड the formula V is equals to under root of E by rho. He said E is the elasticity. उस elasticity को उसने नाम दिया isothermal bulk modulus. बल्क इसीलिए क्योंकि वो एक वॉल्यूम, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था. आइसोथर्मल इसलिए क्योंकि उसने बोल दिया कि जब भी साउंड प्रोपोगेट करता है एयर में, वो एयर के टेम्परेचर को बिल्कुल अफेक्ट नहीं करता, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. सो ही सेड कि मेरी इलास्टिसिटी का नाम होगा आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस. मॉड्यूलस इज एन कांस्टेंट वैल्यू टू डिफाइन द इलास्टिसिटी, जिसके बारे में आप डीप में, इस मॉड्यूलस के बारे में आप डीप में आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे. So he said that E is isothermal bulk modulus, और उसने बोला कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो एयर की इलास्टिसिटी पूरी तरीके से उसके प्रेशर पे डिपेंड करती है. जितना उस एयर का प्रेशर होगा, एक एटमॉस्फेरिक लेवल पे उसका प्रेशर जो भी होगा, वही उसकी इलास्टिसिटी को डिफाइन करेगा. So he said that elasticity will be equals to the pressure of that particular air. एयर का प्रेशर निकालने के लिए मर्क्यूरी का हेल्प लिया जाता है, एंड द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द प्रेशर ऑफ एन मर्क्यूरी which will give you the pressure of an air is HDG, where H is the height of that particular mercury, which is 0.76 of Hg. D is the density of the mercury, and your G is the gravity. Okay, so अगर आपको एयर का प्रेशर निकालना है तो this is the best way to calculate the atmospheric pressure of an air. आपने जो आज तक पढ़ा हुआ है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, या जितने भी प्रेशर आप एयर के प्रेशर निकाले जाते हैं, वो मर्क्यूरी के हेल्प से निकाले जाते हैं. मर्क्यूरी को उस पर्टिकुलर एरिया में लेके जाते हैं, उसका हाइट देखते हैं कि उसका है, डेंसिटी ऑफ द मर्क्यूरी आपको नोन होती है, ग्रेविटी आपको नोन होता है. आपको वो हाइट, जितना भी हाइट वो राइज हुई है, उस हाइट को लेकर, डेंसिटी को लेकर और ग्रेविटी को लेकर मल्टीप्लाई करके आपको उस एरिया का, उस एयर का प्रेशर निकालने में हेल्प होता है. दिस मशीन्स आर यूज्ड, जिसके अंदर एक मर्क्यूरी, एक स्केल जैसी मशीन, जैसे आपका थर्मोमीटर होता है ना, वैसे एक स्केल जैसी मशीन होती है, वो उस पर्टिकुलर एरिया पे लेके जाता है. वो मर्क्यूरी राइज करती है, जिस भी हाइट तक वो राइज करती है, दैट इज हाइट ऑफ द मर्क्यूरी, दिस इज द डेंसिटी एंड जी इज द ग्रेविटी, जिसके हेल्प से आपको प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर, उस वॉल्यूम के एयर का प्रेशर मिल जाता है. जब वो प्रेशर हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, उस एयर का, जिस वॉल्यूम की एयर पे वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उस वॉल्यूम के एयर की जब डेंसिटी निकाली कि उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में एयर की क्या डेंसिटी है, दिस इज मर्क्यूरी का डेंसिटी. जब उन दोनों को कैलकुलेट किया डिवाइड करके, सो ही गॉट द स्पीड ऑफ साउंड ओवर देयर टू बी 279.9 मीटर पर सेकंड. उसको जो स्पीड, उसके फॉर्मूला के हिसाब से जो स्पीड मिला साउंड का एयर के अंदर, दैट वाज 279.9 मीटर पर सेकंड. बट एक्चुअल स्पीड ऑफ साउंड जब एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया गया नॉर्मल 0 डिग्री सेल्सियस पे और नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, जब ये दोनों कैलकुलेट किया गया, तो व्हाट दे फाउंड कि जो स्पीड ऑफ साउंड होता है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, मतलब जो नॉर्मल प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर का, जो स्पीड ऑफ साउंड होता है वो 332 मीटर पर सेकंड होता है. सो पीपल सेड दैट कि दिस इज एन 16% एरर. 279 और 332 में 16% का एरर आ रहा है, विच कैन नॉट बी निग्लेक्टेड. 5% होता तो चलो ठीक है, वी माइट हैव कंसीडर्ड इट कि चलो ठीक है एक्सपेरिमेंटल एरर हो रहा है, बट 16% एरर इज अ बिग नंबर. सो उन्होंने बोला कि देयर इज सम प्रॉब्लम इन द assumption or there is some problem in the formula, which so people started working on the correction of the formula. समझ में आया what I said? समझा मैंने क्या कहा? Yes. ये समझा? 332 किसने निकाला? 332 मीटर पर सेकंड. 332 is an experimental way. किस कौन से साइंटिस्ट ने निकाला I don't exactly know, but it is an experimental way. नॉर्मली भी अगर एक सिंपल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जाके और एक नॉर्मल टेम्परेचर पे जाके अगर आप स्पीड निकालोगे, तो आपको आप एको के हेल्प से निकाल सकते हो स्पीड. Echo के help से you can calculate the speed of a sound. So if you will calculate, you'll find that the speed is approximately 332 to 334 के बीच में ही आता है. So that is what normally observed experimental value. But by his formula, he said that elasticity totally depends on pressure of that particular air. Pressure हमने mercury के help से निकाल लिया. Then he said that it depends on the density of that air. Density हमने calculate कर लिया by some method. And when we substituted and we tried to find out the velocity of sound in that air, and we got the answer as 279. He got the answer as 279.9 meter per second, which was not correct. There was an 16% error between experimental and the theoretical value. And
फिजिक्स का एक्सपेरिमेंटल एंड थियोरेटिकल वैल्यू अगर मैच नहीं हो रहा है या 5 या 10% से ज्यादा एरर दिखा रहा है, मींस देयर इज सम प्रॉब्लम इन द थियोरी और देयर इज सम प्रॉब्लम इन द एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट बहुत लोगों ने किया हुआ था, तो एक्सपेरिमेंटली द वैल्यू इज 332 मीटर पर सेकंड ओनली, so there was some problem in the Newton's theory. Okay, Miss, are you clear? Miss, Clear till this much? बोलो. Miss 1.293 ये किधर से गया? दिस इज एयर और डेंसिटी ऑफ एन एयर. जहां पर वो काम कर रहा था, जिस वॉल्यूम पे वो काम कर रहा था एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे, उस वॉल्यूम का एयर, उस वॉल्यूम की एयर की डेंसिटी है. देयर आर डिफरेंट मशीन्स व्हिच कैन कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ एन एयर. निकाल सकते हो आप अपने आजू बाजू भी आपकी क्या डेंसिटी है एयर की, वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स. सो दैट इज द डेंसिटी ऑफ एन एयर ऑफ दैट सराउंडिंग. यहाँ पर वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था. ओके, नाउ ठीक है, ये बात ध्यान रखो, दिस 0.76 इज द हाइट ऑफ मर्क्यूरी एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर. जब आप एक नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जब आप लेकर जाते हो, ना प्रेशर ज्यादा है ना प्रेशर कम है, जो एक नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जब आप मर्क्यूरी को लेके जाते हो तो वो इतना राइज करती है हाइट में. डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज दिस मच, ग्रेविटी इज दिस मच. जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हो, आपको उस पर्टिकुलर मीडियम का प्रेशर मिल जाता है कि उस जहां पे भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसका उस मीडियम का प्रेशर कितना है. सो मर्क्यूरी कैन हेल्प यू टू फाइंड आउट एंड गिव यू द प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर सराउंडिंग. सो दिस वाज ऑल अबाउट द न्यूटन्स assumption. न्यूटन का मेन assumption was he considered that your medium when a sound propagate, whenever the sound propagate, the process is a isothermal process. And you will find that कि यही isothermal word बोलना और isothermal process consider करना was his mistake. जब ये isothermal process को consider नहीं किया गया, उसमें उस चीज को improve किया गया, then we got the value to be same as the experimental one, which was done by Laplace. इसका करेक्शन लैपलेस ने किया है, इसीलिए उस करेक्शन को लैपलेस करेक्शन ऐसा नाम दिया जाता है. बट बिफोर डिस्कसिंग दैट आई वांट यू टू लुक ओवर द न्यूटन्स असम्पशन. कोई ऐसी चीज है जो नहीं समझे तो प्लीज पूछो. आइसोथर्मल मींस द प्रोसेस इन व्हिच टेंपरेचर इज कांस्टेंट, देयर इज नो चेंज इन द टेंपरेचर. बल्क इसलिए क्योंकि वो वॉल्यूम पे काम कर रहा था. जब भी हम फिजिक्स में वॉल्यूम पे काम करते हैं वी से इट इज बल्क. एंड मॉड्यूलस इज ऑल रिलेटेड टू इलास्टिसिटी, जिसके बारे में हम डीप में, मॉड्यूलस इज सिंपली मींस कांस्टेंट. इसके बारे में हम डीप में, इस मॉड्यूलस के बारे में हम डीप में नेक्स्ट चैप्टर 6th चैप्टर में डिस्कस करेंगे, फिलहाल नहीं करूंगी. सो इट इज समवेयर रिलेटेड टू इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम. बोलो बल्ब है कि बल्क? बल्क है, बल्ब है कि बल्क? बल्क बल्क BULK. ओके, या बल्क इज ऑल बिकॉज ऑफ अ वॉल्यूम. ही वाज डूइंग एक्सपेरिमेंट ऑन अ वॉल्यूम. वो एक एरिया पे भी कर सकता था और एक लीनियर कंडीशन पे भी कर सकता था, पर उसने एक वॉल्यूम में एक्सपेरिमेंट किया है, इसलिए इसने उसका नाम दिया है आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस. मॉड्यूलस इज रिलेटेड टू इलास्टिसिटी, आइसोथर्मल इज रिलेटेड टू टेम्परेचर कांस्टेंट प्रोसेस, एंड बल्क इज रिलेटेड टू वॉल्यूम. ही इज डूइंग एक्सपेरिमेंट ऑन अ पर्टिकुलर वॉल्यूम. फिजिक्स में बहुत मैटर करता है कि आप लीनियर कंडीशन पे काम कर रहे हो कि एरिया में काम कर रहे हो कि वॉल्यूम में काम कर रहे हो, ये बहुत मैटर करता है. ओके, so I want you to look into the assumptions and everything of Newton. कोई डाउट है तो प्लीज आप, अगर कोई टर्म नहीं समझ है तो प्लीज पूछ सकते हो. प्रूफ आपको नहीं दिया है, so don't run behind the proofs. मत करो, जरूरत नहीं है. It is fastest in solid. Velocity of sound is fastest is in solid, then liquid and then gas. Keep it in mind. क्योंकि सॉलिड की इलास्टिसिटी एज कंपेयर टू बाकी जो आपका स्टील है उसकी इलास्टिसिटी काफी अच्छी होती है. वो आप नेक्स्ट चैप्टर में वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे. गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं तो आपके दिमाग में सीधा ही सेट होना चाहिए कि गैस के मॉलिक्यूल्स जब ट्रांसपोर्ट करने वाले पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर है तो उनकी वेलोसिटी कैसे फास्ट हो सकती है. तो ऑफकोर्स सॉलिड में दे आर क्वाइट क्लोजेस्ट, लिक्विड में थोड़ा सा और दूर है और गैस में सबसे दूर होते हैं. इसलिए सबसे हाईएस्ट जो स्पीड पाई जाती है साउंड की वो सॉलिड में पाई जाती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत क्लोज होते हैं तो उनको एनर्जी ट्रांसपोर्ट करने में इजी होता है. नेक्स्ट assumption, the assumption starts from here. He said that कि ये साउंड प्रोपगेशन का जो प्रोसेस है, that process is an isothermal process. वो टेम्परेचर को इफेक्ट नहीं करता. टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है आपके सराउंडिंग का, तो इट विल बी 27 ओनली, कितना भी साउंड पास होने दो. दिस वाज द एक्सप्लेनेशन गिवन बाय न्यूटन. So he said that कि elasticity of a medium, if temperature is constant,
इलास्टिसिटी जो है मीडियम की वो पूरी तरीके से उसका जो प्रेशर है उस मीडियम का उस पर डिपेंड करती है. एंड दैट इज हाउ ही कैलकुलेटेड द प्रेशर बाय यूजिंग द मर्क्यूरी प्रोसेस. मर्क्यूरी को लाया, उसका राइज देखा, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कितना राइज होता है, उसका हाइट लेकर, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी लेकर, ग्रेविटी लेकर मल्टीप्लाई किया, he got the pressure of that particular air. एंड डेंसिटी जिस भी वॉल्यूम में वो काम कर रहा था उस एयर की उसने डेंसिटी निकाली. एंड दिस इज व्हाट ही फाउंड. ही नेम्ड हिज इलास्टिसिटी एज isothermal bulk modulus because he was doing experiment on a particular volume. मैम There was a 16% error between the theoretical and experimental value. बोलो ये फॉर्मूला listening बोलो. क्या क्या ये फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल्स आएंगे क्या? क्या बोल रहे हो? क्वेश्चंस आएंगे क्या ये नहीं फॉर्मूला पे? आते, नहीं आगे के फॉर्मूलाज नहीं आएंगे बिकॉज इट इज नॉट द करेक्ट वन. आगे जो हम करने वाले हैं दैट इज द करेक्ट वन. ये तो आपको करेक्ट आंसर दे ही नहीं रहा ना, ये ऑलरेडी थियरी डिस्कार्डेड है. ये थियरी जो है ये डिस्कार्डेड है क्योंकि देयर इज एन मिस्टेक इन द थियरी. जो मिस्टेक वाली थियरी है आप उस पे क्यों सम सॉल्व करोगे? यू नॉट गोइंग टू सॉल्व सम्स ऑन मिस्टेक वाला थियरी नो. ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़ू? Yes. यस Okay, let's move ahead. Then Laplace was the scientist who did experiment on this particular condition, and since Laplace corrected the Newton's mistake, so that's why it is known as Laplace correction. इसको Laplace correction बोला जाता है. Now what Laplace corrected is Laplace said that ये जो टेम्परेचर कांस्टेंट बोलने वाला जो कंसेप्ट था न्यूटन का, he said that कि I cannot comment on it कि टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट और इट डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट, ऐसा बोलना गलत होगा. दिस प्रोसेस आई कैनॉट से दैट इट इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस, ऐसा उसने बोला. एंड व्हाट इज सेड कि ये जो साउंड वेव है, your sound wave, it's a longitudinal wave. ये जो साउंड वेव है ये लॉन्जिट्यूडनल वेव है और इसका जो प्रोपगेशन है, द प्रोपगेशन ऑफ अ साउंड वेव इज क्वाइट फास्ट, बहुत फास्ट होता है. सो द प्रोपगेशन ऑफ अ साउंड वेव, द प्रोसेस ऑफ प्रोपगेशन ऑफ अ साउंड वेव इज क्वाइट फास्ट. रैपिड प्रोसेस, और यू कैन से इट्स अ रैपिड प्रोसेस. और उसकी वजह से उसने क्या बोला कि सिंस इट इज एन रैपिड प्रोसेस, होता क्या है कि जब भी कंप्रेशन होता है, जब कोई चीज एक दूसरे के ऊपर कंप्रेस होती है, आपको ये बात पता है कि जब आप कोई चीज, किसी दो चीज को आप जब कंप्रेस करते हो, आप कभी अपने हाथ को, दोनों हाथों को लेकर कंप्रेस करने की कोशिश करो. वेट फॉर व्हाइल. ओके, सो व्हाट इज सेड दैट कि जब कोई दो चीज एक दूसरे को कंप्रेस करते हैं, जब हम किसी दो चीज को एक दूसरे में दबाने की कोशिश करते हैं, उनके बीच में हीट प्रोड्यूस होता है. दिस इज व्हाट इज सेड. एंड इवन यू कैन ट्राई कि जब आप किसी चीज को प्रेशराइज करते हो, दोनों की रबिंग की वजह से देयर इज एन प्रोडक्शन ऑफ हीट बिटवीन दोस पर्टिकुलर टू थिंग्स. सो व्हाट इज सेड कि जो कंप्रेशन के प्रोसेस में, यू नो योर लॉन्जिट्यूडिनल वेव इज कंप्राइज्ड ऑफ कंप्रेशन एंड रेफ्रैक्शन. तो जब कंप्रेशन होता है साउंड के पास होते वक्त, तो यहाँ पर जो भी हीट प्रोड्यूस होता है, वॉट एवर हीट इज प्रोड्यूस एट दिस टाइम, वो सारा का सारा हीट जब रेयरफ्रैक्शन कंडीशन आता है, व्हेन द रेयरफ्रैक्शन कंडीशन कम्स, वो सारा का सारा हीट लॉस्ट हो जाता है. हीट इज लॉस्ट ड्यूरिंग रेयरफ्रैक्शन. सो आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन द टेम्परेचर. ही सेड दैट आई एम कमेंटिंग ऑन हीट, कि जब भी ये साउंड पास होता है किसी मीडियम से, उसका जो हीट होता है, हीट रिमेन्स कांस्टेंट, हीट रिमेन्स कांस्टेंट. यूज द वर्ड लाइक दिस. मिस फिर से समझा. लोगों ने उसमें क्या, प्लीज हियर एवरीवन अगेन लिसन टू मी व्हाट आई एम सेइंग.
व्हाट ही सेड, साउंड इज इन लॉन्जिट्यूडनल वेव। लैपलेस करेक्शन जब आया, लैपलेस ने बोला आई एम नॉट कंसीडरिंग द आइसोथर्मल कंडीशन, मैं आइसोथर्मल कंडीशन को नहीं ले रहा हूं अपने साथ। उसने बोला कि since it is a longitudinal process, of course there is an compression and rarefaction. compression का मतलब होता है कंप्रेस होना, rarefaction का मतलब होता है एक दूसरे से दूर चले जाना। सिंपल सा फंडा है कि जब कोई चीज कंप्रेस होती है, जब किसी चीज के ऊपर प्रेशर पड़ता है, जब वो कंप्रेस होती है, कंप्रेशन के टाइम पे वहां पर हीट प्रोड्यूस होता है। उसने क्या बोला कि जो कंप्रेशन के टाइम पे हीट प्रोड्यूस होता है वो हीट जो है वो rarefaction के टाइम पे लॉस्ट हो जाता है। और ये प्रोसेस इतना फास्ट होता है, द प्रोसेस इज सो रैपिड कि हमको आपके ओवरऑल मीडियम में हीट में चेंजेस दिखाई नहीं देता। देयर इज नो चेंज इन द हीट ऑफ द मीडियम। सो ही सेड दैट दिस propagation of a sound wave, the process which heat remains constant, propagation of sound, adiabatic process। इस प्रोसेस को जो उसने नाम दिया, उसने कहा इट इज नॉट एन आइसोथर्मल प्रोसेस, इट इज एन एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस वो प्रोसेसेस होते हैं जिनके अंदर हीट कांस्टेंट होता है। होप आपने 10th स्टैंडर्ड ये चीज पढ़ी है कि हीट एंड टेम्परेचर आर टू डिफरेंट फिनोमेनास। हीट और टेम्परेचर ये दोनों डिफरेंट फिनोमेनास हैं, ठीक है। सो ही सेड दैट कि प्रोपगेशन ऑफ साउंड इज नॉट आइसोथर्मल प्रोसेस, इट इज एन एडियाबेटिक प्रोसेस बिकॉज़ दिस प्रोसेस सो फास्ट, दिस प्रोपगेशन प्रोसेस इज सो फास्ट, जो भी हीट कंप्रेशन के जनरेट होता है वो सारा हीट जो है वो रिफ्रैक्शन के टाइम पे खत्म हो जाता है। एंड ये प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि कंप्रेशन में बना Yes, ma'am. में लॉस हो। वॉइस ये ब्रेक हो रहा है। ओके फाइन, Yes, ma'am. फाइन, आई अंडरस्टूड। अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। हेलो, यस Yes. मैम, आवाज आ रही है आपकी ठीक से। Yes. से बीच बीच में अगर हो रहा है तो इट कैन बी बिकॉज ऑफ द नेटवर्क इशू इन बिटवीन। ओके, सो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर लो, ऑफ कोर्स इट्स एन ऑनलाइन लेक्चर, फाइन। अगेन आई एम रिपीटिंग, प्लीज थोड़ा ध्यान दो। थोड़ा ब्लर है, दिख रहा है ना तुमको क्या Yes. लिखा है? यस तो बस बहुत हो गया। Yes. Okay. Again, listen to me. What Laplace said. Laplace does not discuss. He did not discuss about isothermal process. He said, this propagation of a sound wave is very rapid process. जो भी हीट कंप्रेस होने के टाइम पे जनरेट होता है वो सारा हीट रेयरफ्रैक्शन के टाइम पे लॉस हो जाता है। तो ओवरऑल मीडियम में आपको हीट में कोई चेंजेस देखने नहीं मिलता। हेंस ये जो प्रोपगेशन ऑफ अ साउंड का जो प्रोसेस है इसको मैं आइसोथर्मल नाम नहीं दूंगा, आई विल से इट इज एन एडियाबेटिक प्रोसेस। क्यों? क्योंकि जब भी साउंड किसी मीडियम से पास होता है तो वो उस मीडियम के हीट को अफेक्ट नहीं करता, या जो भी हीट वहां पे हो रही है वो रेयरफ्रैक्शन में लॉस हो जाती है, तो देयर इज नो इफेक्ट ऑन हीट दैट पर्टिकुलर मीडियम। सो ही सेड दैट प्रोपगेशन साउंड इज एन एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस वो प्रोसेसेस होते हैं जिनके अंदर देयर इज नो चेंज इन द हीट, अमाउंट ऑफ हीट चेंज नहीं होता उसमें। आइसोथर्मल प्रोसेस इज दैट प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। एडियाबेटिक प्रोसेस इज दैट प्रोसेस जिसके अंदर हीट कांस्टेंट होता है, देयर इज नो चेंज इन हीट, हीट इज कांस्टेंट। सो ही सेड दैट साउंड propagation of a sound, propagation of a longitudinal wave is a adiabatic process. That is how he defined. इतना समझा सबको मैंने क्या कहा? What Yes. Laplace assumed, ये clear हुआ सबको? Yes, What was the ma'am. assumption of the Laplace and how he explained that? Are you clear? जो उसने बोला कि it is very rapid process, rapid process की वजह से compression में जो heat बनता है, दवा compress होते वक्त जो heat बनता है वो rarefaction के condition में loss हो जाता है, and overall आपको heat में पूरे medium में कोई changes दिखाई नहीं देता। यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes. Yes. And किसी वजह से रेयर फ्रैक्शन का उसने बता दीजिएगा। रेयर फ्रैक्शन क्या रेयरफ्रैक्शन का क्या बताओ? क्या बताओ रेयरफ्रैक्शन का? कैसे? रेयरफ्रैक्शन क्या वो होता है ये है आपको क्या? नहीं पता? रेयरफ्रैक्शन नहीं क्या वो आपको नहीं, नहीं ये पता? फॉर्मूला कैसे? ये क्या नहीं फॉर्मूला समझे? पहले आपको अपना फॉर्मूला मैंने अभी तक कुछ बताया नहीं। आई डिड नॉट नहीं एक्सप्लेन द फॉर्मूला। पीछे टर्न करके जहाँ पे आई आपने सिंपली लिखा था। सेड, आई सिंपली सेड कंप्रेस हो रहा है, कंप्रेस होते वक्त प्लीज म्यूट योरसेल्फ एवरीवन। कंप्रेस हो रहा है तो चीजें मॉलिक्यूल्स दब रहे हैं, वहां पर हीट प्रोड्यूस हो रहा है। जब मॉलिक्यूल्स वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं तो वो हीट रिलीज हो जाता है, बाहर की तरफ चला जाता है। अगेन जब कंप्रेशन होता है हीट एब्जॉर्ब हीट प्रोड्यूस होता है।
जब भी वो वापस से अपनी अपनी जगह पे आते हैं हीट लॉस होता है, और ये प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि कंप्रेशन में जो हीट बनी है वो रेफ्रैक्शन में लॉस हो जाती है, फिर कंप्रेशन में जो हीट बनती है वो रेफ्रैक्शन में लॉस हो जाती है, चीजें ठंडी पड़ जाती है, तो आपको ओवरऑल आपके मीडियम में कोई चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलता. दैट इज व्हाट आई एक्सप्लेन. When you're rubbing something, if you rub something, आपको एक हीट रियलाइज होगा, पर जैसे आप हाथ निकालते हो वो जो हीट जनरेट हुआ है रबिंग की वजह से, वो अगर इट्स वेरी फास्ट प्रोसेस तो वो फटाक से गायब हो जाएगा, तो आपको ओवरऑल जो सरफेस है उस पर कोई खास चेंजेस दिखाई नहीं देगा हीट में. सो दैट इज व्हाट डिसाइड कि कंप्रेशन में जो हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, रिफ्रैक्शन में वो हीट एनर्जी उड़ जाती है, और ये प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि ओवरऑल हमको कोई इफेक्ट देखने के लिए नहीं मिलता कि कंप्रेशन में हीट बन रही है और रिफ्रैक्शन में हीट लॉस हो रही है. द प्रोसेस इज सो फास्ट. क्योंकि लोगों ने ये क्वेश्चन किया, उसने जब बोला कि इट इज एन एडियाबेटिक प्रोसेस, तो लोगों ने ये क्वेश्चन किया कि कंप्रेशन वर्ड का मतलब होता है कंप्रेस होना, और जब कोई चीज कंप्रेस होती है तो उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होना नॉर्मल सी बात है. तो दैट इज व्हाट ही सेड कि कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन, दिस अल्टरनेट कंडीशंस आर सो फास्ट कि कंप्रेशन में बनी हुई हीट रिफ्रैक्शन में खत्म हो जाती है, फिर कंप्रेशन में बनती है, फिर रिफ्रैक्शन. जब चीजें दूर दूर, कंप्रेस होना मतलब चीजों का पास आना, वो टाइम पे हीट जनरेट हुआ. जब चीजें दूर चली गई हीट रिलीज हो गया, चीजें पास आ गई वापस हीट बन गया, चीजें दूर चली गई वापस हीट रिलीज हो गया. तो ये जो प्रोसेस है कंप्रेशन रिफ्रैक्शन, पास आना दूर जाना, पास आना दूर जाना, ये इतना फास्ट प्रोसेस है कि ओवरऑल मेरे को मीडियम में कोई चेंजेस देखने के लिए नहीं मिल रहा है, मीडियम के हीट में कोई चेंजेस देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए नहीं मिल रहा है. होप यू क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. समझ में आ रहा है कुछ मैंने क्या बोला? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. See, keep it in mind. आप, that is what I am speaking again, कि ये सारे प्रोसेसेस बहुत फास्ट प्रोसेसेस हैं. ओके, आप इनके एक एक, अब आप चाहो कि मैम मैं एक एक कंप्रेशन और एक एक रिफ्रैक्शन को देखना चाहता हूँ, सो दैट इज नॉट पॉसिबल. आप खुद देख रहे हो वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 332 मीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में वो 332 मीटर जा चुका है. लाइट की तो बात ही अलग है, लाइट को तो मैं बोल भी नहीं सकती आपको कि चलो वील ऑब्जर्व वन क्रस्ट वन ट्रफ वन क्रस्ट वन ट्रफ, वो तो मैं बोल भी नहीं सकती क्योंकि लाइट का स्पीड इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. साउंड का स्पीड भी क्या आप एक और एक रिफ्रैक्शन को, सो दैट इज व्हाट लैपलेस सेड कि ये कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन का प्रोसेस की कंप्रेस वो दब रिफ्रैक्शन जा रहा है, फिर कंप्रेस हो रहा है, फिर रिफ्रैक्शन हो रहा है. ये प्रोसेस इतना फास्ट है. हेलो मैम थोड़ा धीरे बोलिए आप, वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है बीच बीच में. ओके, मैं वही चीज समझा रही थी जो मैंने आपको सिखाई है, डोंट वरी. मैं वही बोल रही थी जो मैंने आपको सिखाया है अभी कि कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन, प्लीज वेट, कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन का जो प्रोसेस है इट इज टू फास्ट कि कंप्रेशन में बनी हुई हीट रिफ्रैक्शन में लॉस हो जाती है, और ओवरऑल आपको पूरे मीडियम में कोई चेंजेस ऑब्जर्व, कोई हीट में चेंजेस ऑब्जर्व करने के लिए नहीं मिलता. दैट्स ऑल. आप पूछो कुछ डाउट है तो. इस टेम्परेचर में इफेक्ट नहीं होगा? बोलो कोई डाउट है तो. टेम्परेचर को कोई इफेक्ट नहीं होगा? जरूरी नहीं है कि हीट का, जरूरी नहीं है. आपने ये चीज पढ़ी हुई है कि बहुत से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जहां पर आप हीट सप्लाई करते हो पर टेम्परेचर चेंज नहीं होता, और कितने ऐसे जगह पर आप ये ऑब्जर्व करते हो कि टेम्परेचर बढ़ रहा है और हीट में जो हीट है वो एब्जॉर्ब होता जा रहा है. So there are different processes. Of course, they are interdependent on each other, but it does not mean कि एक heat and temperature both are same thing. Temperature के ऊपर he does not concluded any experiment. उसने कुछ नहीं बोला temperature के रिगार्डिंग. He said my process is an adiabatic process. उसने straight away एक statement दिया कि ये process isothermal नहीं है, ये process adiabatic है, क्योंकि मुझे temperature का तो पता नहीं, temperature overall effect तो मुझे same ही दिख रहा है, but मैं heat के बारे में discuss कर सकता हूँ कि heat इस मीडियम का हीट चेंज नहीं हो रहा है. सो इट्स नॉट एन आइसोथर्मल प्रोसेस. आई विल कंसीडर दिस एज एन एडियाबेटिक प्रोसेस, क्योंकि हीट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन टेम्परेचर एंड एवरीथिंग. सो मैं एक बेसिक जो रिक्वायरमेंट है, मैं ये बोल रहा हूँ कि इट्स नॉट एन, आई विल नॉट गो टू द कंक्लूजन ऑफ आइसोथर्मल, बट आई विल से दैट इट इज एन एडियाबेटिक प्रोसेस. हीट चेंजेस ऑब्जर्वेशन में नहीं आ रहा है. देयर इज नो चेंज इन द हीट ऑफ द मीडियम. समझ में आया व्हाट आई सेड? समझा? Yes. समझा मैंने क्या कहा? सी, जब एक साइंटिस्ट कभी भी एक्सपेरिमेंट करता है, उस साइंटिस्ट को कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए काफी साइंटिस्ट वहां पर बैठे होते हैं. जब उसने बोला कि दिस प्रोसेस इज एन एडियाबेटिक प्रोसेस,
तो लोगों का डायरेक्ट एक क्वेश्चन आ गया सामने से कि आप इसको एडियाबेटिक किस बेसिस पे बोल रहे हो, जो कि आपको पता है कि जब कोई चीज एक दूसरे पर प्रेशराइज होती है, कंप्रेस होती है, तो वहां पर हीट जनरेट होता है। तो उसने वही चीज समझाई कि हाँ, आप जो बोल रहे हो दैट इज क्वाइट करेक्ट, कि जब कोई चीज एक दूसरे पे दबती है या कंप्रेस होती है वहां पर हीट जनरेट होता है। उसने बोला कि ये जो कंप्रेशन और ये रेफ्रैक्शन, प्रेशर बढ़ना प्रेशर कम होना, प्रेशर बढ़ना, कंप्रेशन इज प्रेशर बढ़ना, रेफ्रैक्शन इज प्रेशर कम होना, कंप्रेशन अगेन इज प्रेशर बढ़ना। तो वो बोल रहा है कि ये प्रोसेस इतना फास्ट हो रहा है कि जो हीट कंप्रेशन में बनी है वो रेफ्रैक्शन बनने में लॉस हो जाती है, फिर वापस जो हीट कंप्रेशन में बनती है वो रेफ्रैक्शन बनते वक्त, मतलब वापस जब प्रेशर कम होता है वो लॉस हो जाती है। और ये प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि मुझे ओवरऑल देखने के लिए कोई हीट में चेंजेस दिखाई नहीं देता। ये बहुत माइन्यूट लेवल पे चेंजेस आ रहे हैं, तो मुझे ओवरऑल कोई भी हीट चेंज दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि एक जगह अगर बन रही है तो दूसरी जगह लॉस हो जा रही है और चीजें जो है वो कवर अप हो जा रही है। समझ में आया व्हाट आई सेड? समझा मैंने क्या कहा? Yes. 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 This is what is happening. अब आपको ये लग रहा होगा मैम कंप्रेशन में कैसे हीट बन रहा है या रेफ्रैक्शन में कैसे हीट लॉस हो रहा है, तो वो समझो दिस आर द मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स के अंदर दे आर कंप्रेस्ड, देख सकते हो ये कंप्रेशन वाला एरिया है। जब ये एक दूसरे के पास आए, ये जब टकरा रहे हैं, इट इज प्रोड्यूसिंग अ हीट। ओके, अब हीट प्रोड्यूस हो गया, हीट रिलीज हो रहा है। अब जैसे ही मॉलिक्यूल्स वापस एक दूसरे से दूर जाएंगे, they will use their energy to move away. Elasticity means restoring energy. वो अपनी restoring energy को यूज करेंगे और दूर जाएंगे, और जो भी एनर्जी अब इनके अंदर एनर्जी कम हुआ तो ये जो भी हीट प्रोड्यूस हुआ था वो ये सारे पार्टिकल्स के साथ यूटिलाइज हो जाएगा। मींस यहाँ पर जो कंप्रेस होने के टाइम पे जो हीट बना था वो दूर जाते वक्त लॉस्ट हो गया, यूज हो गया। सो अगेन आपको यहाँ पर बना था, यहाँ पर लॉस हो गया, सो अब यहाँ पर कंप्रेशन आ गया। ऐसे ही अल्टरनेटली कंप्रेशन रेफ्रैक्शन होता रहेगा। तो जो चीज इस कंडीशन में बनी थी वो इस कंडीशन में लॉस हो गई। तो ओवरऑल आपको कोई इफेक्ट देखने के लिए इस पर्टिकुलर मीडियम में नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है व्हाट आई सेड? समझा? Yes. Yes. तो टोटल हीट कंटेंट जो मीडियम का होगा वो कांस्टेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल मैंने 24 जूल्स का हीट दिया है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। यहाँ पे 2 जूल्स का हीट बना कंप्रेस होने के वक्त, और यही 2 जूल्स का हीट जब रेफ्रैक्शन हुआ, यही 2 जूल्स का हीट को वो यूज करके वो लॉस्ट हो गया, वो वापस ये मीडियम जो है वो इस कंडीशन में आ गया, फिर वो कंप्रेस हुआ, फिर उसने 2 जूल बनाया। तो कंटिन्यूसली 2 जूल यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है। जैसे ही कंप्रेशन बनता है, जैसे ही रेफ्रैक्शन बनता है लॉस हो जाता है। सो ओवरऑल मेरे मीडियम में मुझे कितना हीट हमेशा देखने के लिए मिलेगा? हाउ मच विल बी हीट विल बी ऑब्जर्व एवरी टाइम? दैट विल बी 24 जूल्स, क्योंकि 2 जूल बन रहा है, लॉस हो रहा है, बन रहा है, लॉस हो रहा है, और ये इतना फास्ट हो रहा है कि मैं ये दोनों कंडीशन को अलग अलग नहीं देख सकती। समझ में आ रहा है व्हाट आई सेड? यहाँ पे मैंने आपको एक अलग अलग कंडीशन ड्रॉ करके दिखाई कि फर्स्ट इट वाज कंप्रेशन, देन इट बिकेम रेफ्रैक्शन, बट दिस प्रोसेस इज 24 जूल कैसे है? आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि 24 जूल मैंने डाला हुआ है। यस, समझा। ओके, यस। आई एम टेस्टिंग, मैंने इसके अंदर 24 जूल ऊपर से डाला है, मुझे देखना है कि मेरे हीट में कोई चेंजेस आता है क्या। मैंने क्या बोला, कंप्रेशन के टाइम पे 2 जूल बन रहा है, मुझे दिखना कितना चाहिए था? 24 + 2 26 जूल दिखना चाहिए था, हीट चेंज दिखना चाहिए था। पर मैं क्या बोल रही हूँ कि जैसे ही वो कंप्रेशन बना उसने 2 जूल्स का हीट बनाया, जैसे ही वो रेफ्रैक्शन हुआ इसने ये 2 जूल्स हीट अपने को अपने इनिशियल पोजीशन पे लाते वक्त वो 2 जूल्स जो है वो लॉस हो गया। अब वापस से वो कंप्रेशन बना, 2 जूल बन गया, फिर वो रेफ्रैक्शन बना, 2 जूल लॉस हो गया। तो ये लॉस और प्रोडक्शन और लॉस का इतना फास्ट प्रोसेस है कि ओवरऑल जब मैंने अपने मीडियम में ऑब्जर्व किया तो मुझे सिर्फ कितना जूल हर बार देखने के लिए मिल जूल आई एम ऑब्जर्विंग, दैट इज 24 जूल। क्योंकि जो जूल एक्स्ट्रा बन रहा है यहाँ कंप्रेशन पे वो रेफ्रैक्शन के टाइम पे तो चला जा रहा है। व्हाट इज हैपनिंग? अगर 2 जूल का प्रॉफिट हो रहा है तो 2 जूल का लॉस भी तो हो जा रहा है रेफ्रैक्शन बनते ही। सो मुझे ओवरऑल मेरा जो ओवरऑल इफेक्ट है वो सिर्फ कितना दिख रहा है मुझे, जो मैंने बाहर से दिया हुआ है, ये मेरे को ऑब्जर्व करने के लिए नहीं मिल रहा है। समझ में आ रहा है व्हाट आई सेड? मैम, समझा मैंने क्या कहा? मैम, बोलो हीट कहाँ पे यूज हुआ? बोलो। हीट कहाँ पे यूज हुआ? मींस इट इज लॉस्ट, हो गया, या फिर जब भी जगह पे है तो यूज्ड अपने पोजीशन, अपने इनिशियल पोजीशन पे आने के लिए।
Yes, जब ये ma'am. अपनी अपनी जगह पर आए ये ठंडे पड़ गए, तो जो हीट बाहर था वो हीट बॉडी के अंदर आकर उसको स्टेबल कर दिया। अगर यहाँ पर दबने के लिए 2 जूल लग रहा है तो स्प्रेड होने के लिए भी 2 जूल लग रहा है, तो बाहर जो हीट प्रोड्यूस हुई है 2 जूल की वो अंदर बॉडी में चली जाएगी एंड दे विल बी अगेन एट द स्टेबल कंडीशन। Yes. Yes, ma'am. सिर्फ कंप्रेशन के टाइम पे जो हीट बनती है उतनी ही अमाउंट ऑफ हीट रेफ्रैक्शन के टाइम पे लॉस हो जाती है, तो जो बनी हुई है और जो लॉस हो रही है वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहे हैं। यहाँ पर कंप्रेशन के टाइम पे मेरे को 2 जूल्स का प्रॉफिट हो रहा है, रेफ्रैक्शन के टाइम पे 2 जूल्स का लॉस हो रहा है, तो ओवरऑल मेरे को कंडीशन में मेरे को प्रॉफिट मिला क्या? इज देयर एनी No. प्रॉफिट? No. No. कंडीशन इज बैलेंस्ड। जहां पर दबने की वजह से मुझे 2 जूल का प्रॉफिट हुआ था, वहां पे तुरंत रेफ्रैक्शन कंडीशन आते ही वो 2 जूल लॉस हो गया, तो मेरे पूरे मीडियम में कोई मेरे को चेंजेस मिला नहीं। No. क्योंकि जितना मैंने बनाया कंप्रेशन के टाइम पे उतना ही मैंने लॉस कर दिया रेफ्रैक्शन के टाइम पे, अपने आप को वापस अपनी जगह पर लाने में। समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? Yes. समझा? Yes. Yes. Yes, miss. बाकी लोग 2-3 लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? समझ बाकी रहा सबको है। नहीं समझ रहा? समझा मैम। Yes, ma'am. Yes, miss. So that is what he said कि heat gained during compression was lost during retraction. So overall effect was there is no change in the heat of the surrounding. मुझे कोई हीट में चेंजेस सराउंडिंग में नहीं दिखाई दे रहा है, हेंस ये जो साउंड के प्रोपगेशन का प्रोसेस है वो आइसोथर्मल नहीं, वो एडियाबेटिक प्रोसेस है। इट्स एन एडियाबेटिक प्रोसेस। क्लियर? एन एडियाबेटिक प्रोसेस आर दोस प्रोसेस जिसके अंदर हीट कांस्टेंट होता है, हीट रिमेन्स कांस्टेंट। समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? Yes. Yes, miss. Yes. Yes. So what he said कि जो इलास्टिसिटी न्यूटन ने यूज की है, इट इज नॉट आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस। हम उसको आइसोथर्मल मॉड्यूलस नहीं बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे adiabatic modulus of elasticity. We'll call the name as adiabatic modulus of elasticity. उसको हम adiabatic के नाम से जानेंगे। And he gave the relation between elasticity and pressure. E is equals to gamma into P. This is a Greek letter which is called gamma. E is equals to gamma into P, where this gamma, E is the elasticity, adiabatic elasticity, P is the pressure, and gamma is called as adiabatic ratio. इस gamma को adiabatic ratio के नाम से जाना जाता है। इन सब चीजों के बारे में आप 12th स्टैंडर्ड में बहुत डीप में पढ़ोगे। सो ऐसी कीप इट इन माइंड। अभी आपका जो 11th का टेक्स्ट बुक बनाया गया है वो ऐसा बनाया गया है कि इसमें से बहुत से टर्म्स यूज्ड हैं जिनके बारे में अगर हम आपको अभी पढ़ाने जाए तो हमको 12th पढ़ाना पड़ जाएगा। सो कुछ चीजों को आप सिर्फ समझ के ले लो कि ओके इसका मतलब क्या होता है, कैसे आया, क्या बना, क्यों बना, ये सारी चीजें आप आगे जब हायर स्टैंडर्ड में जाओगे वहां पर आप पढ़ोगे उनके बारे में। सो दिस गैमा इज कॉल्ड एज एडियाबेटिक रेशियो। इसको एडियाबेटिक रेशियो बोला जाता है। ओके, सो हाउ इट इज डिफाइंड एज, गैमा को डिफाइन कैसे किया जाता है? गैमा इज डिफाइंड एज Cp by Cv। ये फॉर्मूला होता है गैमा का। नाउ व्हाट इज Cp by Cv? Cp इज स्पेसिफिक हीट। इसके बारे में आपने सुना हुआ है, स्पेसिफिक हीट के बारे में 10th स्टैंडर्ड में हीट चैप्टर में आपको स्पेसिफिक हीट का बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है। Yes. 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 तो Yes. Cp का मतलब होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और Cv का मतलब होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो जब आप स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर की वैल्यू निकालते हो और स्पेसिफिक हीट किसी भी एयर का एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकालते हो और जब उन दोनों का रेशियो लेते हो आपको गैमा की वैल्यू मिल जाती है। एंड दिस गैमा इज कॉल्ड एज एडियाबेटिक रेशियो। इसको एडियाबेटिक रेशियो की टर्म से जाना जाता है। क्लियर? सो your velocity or speed of a sound is given by, according to Laplace correction, v is equals to under root of e की जगह पे हम gamma into p डालेंगे, gamma into p by rho। gamma for monoatomic gas या gamma for your normal gas is given by value, इसकी जो value है it is 1.41। so when you substitute everything 1.41 कैसे आया? प्लीज डोंट डिस्कस अबाउट इट। फिलहाल इसके बारे में डिस्कस मत करो, आपको कुछ नहीं समझेगा। फिलहाल कीप इट इन माइंड कि एडियाबेटिक रेशियो फॉर
मोनोएटॉमिक गैस इज 1.41. सो जब आप ये गैमा की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे 1.41, प्रेशर की वैल्यू हमने पीछे निकाली थी 0.76 इंटू 13600 मल्टीप्लाइड बाय 9.8 डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ द एयर, जो डेंसिटी उसने न्यूटन ने ली थी वही ली 1290, and velocity of this in the air to be 332.3 meter per second, which was same as your experimental value. So then it is considered कि Laplace correction is correct and your propagation of a sound is a adiabatic process, not an isothermal process. Hope you're clear what I'm explaining you. ये जो gamma है Yes. ये आपके एयर का specific heat at constant volume, specific heat at constant pressure to the specific heat at constant volume का ratio लेकर निकाला गया है. This 1.41 is calculated with by calculating specific heat at constant pressure to the specific heat at constant volume of that particular air. So this gamma is for monoatomic gas. ये monoatomic gas का value है. Monoatomic मतलब single atomic gases. तो उनके बारे में मैं बहुत deep में नहीं जाऊंगी क्योंकि अभी आपको वो चीजें समझाना मतलब कि भाई I'll teach you 12th then. तो फिलहाल आप सिर्फ इतना समझो कि what is gamma. Gamma is adiabatic ratio, which is the ratio of Cp by Cv. That's all. Cp is specific heat at constant pressure. Cv is specific heat at constant volume. तो जब आप specific heat calculate करते हो pressure को constant करके, it is Cp. जब आप specific heat calculate करते हो volume को constant करके, it is Cv. Specific heat का मतलब आपको पता होगा. What is specific heat? कोई बता सकता है मुझे? Specific heat क्या होता है? कोई बता सकता है मुझे? The heat capacity of object. No, specific heat का मतलब होता है amount of heat required by an unit mass to raise the temperature by 1 degree Celsius. जब आपके किसी specific heat आप जब define करते हो तो specific heat वो amount of heat होता है जो किसी भी object को लगता है उस particular unit object का unit mass के object का temperature 1 degree Celsius से बढ़ाने के लिए. तो किसी भी टेम्परेचर का किसी भी ऑब्जेक्ट का 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट लगता है दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट. सो उसके बारे में विल डिस्कस इन डीप फर्दर. वो